इस बार उसको 21.21% वोट शेयर आया है, जबकि 2021 में उसको 33.5% आया था। यानी वो भी 12.55% के नुकसान में चल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं हूं निशा श्री। कल 4 तारीख को खेला हो गया, केवल बंगाल में नहीं बल्कि 5 राज्यों में जो अलग अलग जहां विधानसभा चुनाव होने थे वहां पर हर दल जो है वो बिल्कुल अलग तरीके से जो नतीजे आए और इसको लोग कह रहे हैं कि भारत एक नई राजनीति की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा चर्चा जो 2 राज्यों की हो रही है वो एक है पश्चिम बंगाल और दूसरा है तमिलनाडु। और इन दोनों के जो नतीजे हैं वो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले हैं, बदलाव की राजनीति की तरफ इशारा करते हैं। लेकिन अभी भी जैसे कहते हैं ना, हम बिहार की राजनीति के बारे में जैसे हम कहते हैं कि इसको समझना मुश्किल है, मैं तो कहूँगी कि पूरे देश भर की, दुनिया भर की राजनीति को समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि चुनाव के नतीजे आ जाने के बाद भी बहुत सारी बातें अभी भी अटकलों की जो मझधार है उसमें फंसी हुई है। इसी विषय पर विस्तार से आपको कुछ इंसाइट देने के लिए हमारे स्टूडियो में आज उपस्थित हैं हमारे राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह और साथ में उपस्थित हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह। और बातचीत की शुरुआत हम पहले हमारे राजनीतिक विश्लेषक से ही करेंगे, क्योंकि हम इसमें प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु को फोकस करते हुए बाकी राज्यों की भी चर्चा करेंगे। लेकिन चूंकि यहाँ पर आशातीत तरीके से जो है वो चुनावी मतदान और उसके जो नतीजे हैं वो सामने आए हैं, तो इसके ऊपर इंसाइट देंगे आपको हमारे प्रोफेसर। देखिए, जो पश्चिम बंगाल में कल जो रिजल्ट्स आए हैं वो जो एग्जिट पोल था, करीब करीब उस एग्जिट पोल के अनुसार ही रिजल्ट हुआ है। अंतर सिर्फ इतना ही हुआ है कि किसी भी एग्जिट पोल ने 200 से ऊपर का प्रेडिक्शन नहीं किया था और भारतीय जनता पार्टी को 200 से ऊपर 206 सीट आया है। देखिए, मैं चाहता हूं कि जल्दी जल्दी मैं थोड़ा ये बता दूं कि 2021 और 2026 जो 2 चुनाव हुए पश्चिम बंगाल में विधानसभा के, उसमें क्या स्थिति रही। तो ऐसा लगता है कि इसमें 7% वोट गेन किया भारतीय जनता पार्टी ने और लगभग उतना ही वोट माइनस हुआ है टीएमसी का। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक रूलिंग पार्टी, और उसमें भी जिसको ममता बनर्जी हेड कर रही हों, वो 7% वोट शेयर उसका कम हो जाए। और इस तरह से नेचुरली जब 7% वोट शेयर कम होगा तो सीट की संख्या आपकी घटेगी और इसीलिए उनकी सीट की संख्या घटकर इस बार 81 हो गई है और भारतीय जनता पार्टी 206 सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर विजय ली है। देखिए, इस बार एक और चीज़ की चर्चा करनी जरूरी होगी कि लेफ़्ट को भी 1 सीट मिल गया है। जो पिछले 2021 के चुनाव में कांग्रेस और लेफ़्ट 0 पर थे, तो लेफ़्ट को 1 सीट मिला है और कांग्रेस को 2 सीट मिला है। और 2 सीट वहाँ पर हुमायूं कबीर की जो पार्टी थी AJUP, उसको 2 सीट मिला है और दोनों सीट हुमायूं कबीर ही जीते हैं। तो नेचुरली जो हम लोग चर्चा कर रहे थे मुस्लिम वोट्स की, तो ये जो हुमायूं कबीर का 2 जगह से जीतना ये बतलाता है कि जो बंगाल का मुस्लिम वोटर था वो डिवाइड हो गया है और वो एक मुस्त होकर जो टीएमसी को वोट करता था, वो वोट कहीं ना कहीं अपने मुसलमान वाली पार्टी जिसको कि किसी न किसी रूप में ओवैसी चाहते हैं, उसी तरह की राजनीति कि मुस्लिम लोग अपनी मुस्लिम की जो पार्टी हो उसको वोट करें, तो हुमायूं कबीर के साथ गए हैं। क्योंकि हुमायूं कबीर ने भी कई जगहों से उसने लोगों को खड़ा कराया था। तो इस तरह से करके अभी 294 में सिर्फ 293 सीट का ही नतीजा आया है। 1 सीट जो फालदा है, जो डायमंड हार्बर के अंदर पड़ता है, उसमें चुनाव मई के अंतिम सप्ताह में होंगे और रिजल्ट्स आएंगे। तो इस तरह से ये यहाँ की स्थिति है। जहाँ तक तमिलनाडु का प्रश्न है, तो तमिलनाडु में इस बार एक नई पार्टी TVK, जिसके कि विजय जो हैं, जो एक बहुत बड़े वहाँ के फिल्म एक्टर हैं, वो विजय जो है सो उसके सर्वे सर्वा हैं, वो एक बैग जो है सो लगभग 34.92% यानी
35% वोट लेकर 107 सीट के साथ वो आगे आ गए हुए हैं और 108 सीट के साथ। अब उनको सिर्फ मेजॉरिटी में आने के लिए 10 सीट की और ज़रूरत है। TVK जिसको हम कहते हैं तमिलगा वेल्लरी खजगम, ये नाम कहने में भी जो हम हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं उनको पूरा नाम समझने में भी दिक्कत होती है, लेकिन अगर कोई दक्षिण के खास करके तमिलनाडु के कोई दर्शक देख रहे हों तो अगर हमको इसका मतलब समझाने का प्रयास करें कि किस उद्देश्य से ये नाम रखा गया है तो हम इसको चर्चित करेंगे, ताकि जो हिंदी बेल्ट और साउथ बेल्ट का एक डिफरेंस है उसको भी पाटा जा सके। क्योंकि कहीं ना कहीं जो विजय हैं, थलपति विजय, उन्होंने भी कहा कि अब भाषा की राजनीति या जो क्षेत्रवाद की राजनीति है उससे उठ करके हमको राष्ट्रवाद की तरफ चलना होगा। जानते हैं क्या है आंकड़े TVK के? हाँ, नेचुरली डीएमके को 59 सीट आया है और उसको 24.19% का वोट शेयर उसको मिला है, जबकि 2021 के चुनाव में 133 सीट लेकर वह 38% वोट लाई थी। तो इस तरह से 13.8% का उसको नुकसान होता हुआ दिख रहा है। जहाँ तक अन्ना डीएमके का सवाल है तो अन्ना डीएमके बहुत अच्छा नहीं कर पाई है और उसको केवल 47 सीट आया है, जबकि 2021 के चुनाव में उसको 66 सीट आया था। इस बार उसको 21.21% वोट शेयर आया है, जबकि 2021 में उसको 33.5% आया था, यानी वो भी 12.55% के नुकसान में चल रही है। तो निश्चित रूप से ये जो वोट्स हैं अन्ना डीएमके और डीएमके के वोट, वो चले गए हैं एक नई पार्टी को, जिसकी चर्चा आपने अभी की है और जिसके TVK के उसके पास चली गई है। तो निश्चित रूप से ये एक बहुत ही अप्रत्याशित घटना है और इसके जो द्रविड़ मूवमेंट है, जो 1967 के बाद द्रविड़ पार्टियां ही वहाँ सत्ता में रही हैं। उसके पहले कांग्रेस सत्ता में थी, लेकिन 1967 के बाद लगभग 60 वर्ष होने जा रहे हैं, 59 वर्ष होने जा रहे हैं, उसमें लगातार या तो डीएमके की थी या ऑल इंडिया अन्ना डीएमके की थी और उनके सहयोगी लोग थे। तो इस तरह से ये एक नई घटना वहाँ के लिए है। तो ये बात तो हुई एक राजनीतिक विश्लेषक के नज़रिए से। अब पत्रकार जो है वो हर चीज़ को बड़ी पैनी निगाह से देखते हैं, तो इन हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं रविंद्र कुमार सिंह, उनसे जानना चाहेंगे कि तमिलनाडु की तो चलिए वो हमसे थोड़ा दूर हो जाता है, लेकिन बंगाल चुनाव का और बिहार का बड़ा ही एक कनेक्शन देखा जा रहा है। SIR हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स की चर्चा खूब तेज़ी से चल रही है, क्या कहेंगे? जी, बंगाल का नतीजा मतलब बीजेपी के पक्ष में हुआ है, व्यापक रूप से उसके पक्ष में हुआ है, जिसके कई फैक्टर हो सकते हैं। पहले तो बता दीजिए, बंगाल में 293 में 206 पर बीजेपी चुनाव जीती है और उसके बाद जो बंगाल में पिछले चुनाव में जो TMC है, TMC 215 सीट जीती थी। इस बार TMC 81 सीट पर पहुंच गई, मतलब काफ़ी नुकसान उसको हुआ, तो सीटों के हिसाब से काफ़ी नुकसान हुआ। जो वोट प्रतिशत जो हम देख रहे हैं, वोट प्रतिशत उसका 7% के आसपास, 7 से 8% जैसे वोट में कमी आई है, नुकसान हुआ, लेकिन सीटों में ज़्यादा नुकसान उससे हुआ। भाजपा को पिछले चुनाव में वहाँ 77 सीट थी, लेकिन इस बार 129 सीट प्लस करके भाजपा 206 सीट पर चुनाव जीती है। तो ये भाजपा के लिए बड़ी उपलब्धि है। जिस बंगाल में मतलब काफ़ी समय से भाजपा चाह रही थी कि हम बंगाल में भी सत्ता में आए, सरकार बनाए, और काफ़ी प्रयास के बाद पहले तो जो ममता बनर्जी हैं, ममता बनर्जी या वाजपेयी सरकार में NDA के गठबंधन में ही थी, फिर NDA गठबंधन से अलग होकर के कांग्रेस गठबंधन में गई और कांग्रेस के साथ बंगाल में चुनाव लड़ी और पहली बार कांग्रेस के साथ मिलकर के सरकार बनाई थी ममता बनर्जी। इसके बाद फिर कांग्रेस से अलग हुई और 2 चुनाव अकेले लड़ी और काफ़ी बहुमत से मतलब सीट जीत करके जब वहाँ सरकार बनाई और चलाई। लेकिन हाल के दिनों में या पिछले कई वर्षों से देखा यह जा रहा है कि बंगाल में लगातार किसी न किसी रूप से उपद्रव बढ़ता जा रहा था। आपस में झड़प, भाजपा कार्यकर्ता हो, TMC कार्यकर्ता हो या आम लोगों के बीच एक दहशत का माहौल कायम हो गया था और उसमें कहीं न कहीं ममता सरकार को फेल्योर माना जा रहा था। इसका लाभ उठाते हुए भाजपा ने इस बार बहुत घेराबंदी की और कई तरह की घेराबंदी। एक तो जो SIR का मामला है, उसमें जो फर्जी वोट है वो करीब 91 लाख वोट कटे हैं, हो सकता है वो भी कहीं ना कहीं प्रभाव डालता रहा होगा। अब एक जान लीजिए, जो फर्जी वोट जो वहाँ कटे हैं 91 लाख, उसमें
आपको बता दें 57.47 लाख हिंदू वोट है जो 63% है, और उसके बाद 34% मुस्लिम वोट जो 31.1 लाख मुस्लिम वोट कटा है जो 34% है। तो वोट दोनों कटा है, लेकिन दोनों वोट कटने का मतलब जो हो सकता है जी फर्जी वोट था, ये गिरता था, उसका लाभ जो गिराने में लेता था उसको लाभ मिलता था, तो एक वो भी नुकसान हो सकता है टीएमसी को। दूसरी बात यह है कि भाजपा ने जिस तरह से अन्य स्टेट में पन्ना प्रमुख बूथ मैनेजिंग को लेकर बूथ स्तर पर कार्यकर्ता का गठन करती है, उस तरह से इस बार पन्ना प्रमुख वहाँ भी पहले से तैयार किया गया था और हर बूथ पर उसकी मजबूत घेरेबंदी थी। उस मजबूत घेरेबंदी जैसे भाजपा को बहुत लाभ पहुँचाया, और अमित शाह काफ़ी कैंप वहाँ किए हैं, प्रधानमंत्री भी किए हैं, तो लेकिन अमित शाह तो कई दिनों तक लगातार वहाँ कैंप करके रह गए हैं। तो इसका लाभ निश्चित रूप से भाजपा को मिला है। अब रह गई बात जब ममता कमज़ोर हो गई, ममता कमज़ोर तो ज़रूर हुई है, लेकिन ममता इतनी कमज़ोर नहीं हुई है जो विपक्ष के लायक नहीं। जैसे बिहार में विपक्ष बहुत कमज़ोर है, मात्र 25 सीट है, तो उस तरह की नहीं, वहाँ 81 सीट है और 40% वोट वहाँ अभी भी जैसे इस चुनाव में भी ममता बनर्जी को मिला है। इसलिए ममता बनर्जी को कमज़ोर न समझ ले, और वहाँ का एक जो इतिहास रहा है कि वहाँ ये कुछ बवंडर करने वाले लोग हैं जो हर हमेशा मतलब सत्ता में मिल करके या उपद्रव फैलाते रहे हैं, कहीं न कहीं से सरकार के साथ वो चिपक जाते हैं, चाहे जिनकी भी सरकार है। वामपंथ की सरकार थी तो वामपंथ के साथ, फिर जब ममता बनर्जी की सरकार बनी थी ममता बनर्जी के साथ, तो वैसे लोग से अब भाजपा को फिर बचना पड़ेगा कि वैसे लोग किसी तरह भाजपा में भी चिपकने का प्रयास करेगा। अगर भाजपा भी उन लोगों को तरजीह दिया, उसी तरह का उपद्रव कायम रहा, तो फिर सत्ता पलट में कोई विलंब नहीं लग सकता, अगला ही चुनाव फिर पलट सकता है। इसलिए भाजपा को भी बहुत ही गंभीरता से वहाँ सरकार चलाने की ज़रूरत है और हर चीज़ पर नज़र रखने की ज़रूरत है। जिस उद्देश्य से भाजपा को लोगों ने वोट दिया है, जिस शांति के लिए, जिस विकास के लिए, उस पर भाजपा को कायम रखना पड़ेगा। अब देखिए, वोट बैंक को लुभाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता है, हर सरकारें कुछ न कुछ, जैसे इसी में आप देखें कि किस तरह से वोट से कुछ दिन पहले 10-10 हज़ार रुपया जीविका दीदियों को बिजनेस के नाम पर दिया गया, बिहार में दिया गया था। बिजली 125 यूनिट फ्री कर दिया गया था। क्या कहते हैं, पेंशन जो वृद्धावस्था पेंशन, महिला थी, क्या है, विधवा पेंशन, इस सबको 400 से बढ़ा करके 1100 कर दिया गया था। उस तरह से ममता बनर्जी भी वहाँ कई लाभकारी योजनाएं चला रही थी, महिलाओं के लिए 10 से 1200 रुपया जैसे मंथली देती थी। उसको भाजपा क्या किया, उसको 3000 का घोषणा कर दिया। जो 10 से 1200 रुपया देती थी उसको भाजपा ने 3000 घोषणा कर दिया। फिर जो 1500 रुपया बेरोजगारी भत्ता देती थी उसको भाजपा ने कर दिया 3000 रुपया। तो ये भी मतलब हर हथकंडा अपना करके भाजपा इस बार वहाँ सत्ता में आ गई है। अब हम चलते हैं अन्य स्टेटों की बात करते हैं। असम में पहले से ही क्या कहते हैं, भाजपा की सरकार है और बहुमत में सरकार है, लेकिन इस बार 28 सीट प्लस हुआ है भाजपा को। इस बार भाजपा वहाँ 102 सीट पर मतलब चुनाव जीती है, जबकि कांग्रेस को वहाँ 29 सीट का नुकसान हुआ है। कांग्रेस वहाँ 21 सीट पर चुनाव जीती है। तो वहाँ निश्चित रूप से भाजपा सरकार की उपलब्धि हो, योजनाओं का लाभ हो, किसी न किसी ढंग से मतलब वहाँ सत्ता के प्रति लोग खुश थे, जिसके कारण उनका प्रभाव और बढ़ रहा है। अक्सर यह होता है, एंटी कैमेंसिंग की बात आती है कि जो सरकार रहती है उसके विरोध में मतदान होता है, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं हुआ। असम में सरकार के पक्ष में ही मतदान बढ़ा, सीटें भाजपा की बढ़ी है। फिर भाजपा का ही पुडुचेरी में आइए, पुडुचेरी में भी 2 सीट का प्लस हुआ। पुडुचेरी में पिछले बार भाजपा गठबंधन को 16 सीटें थी, इस बार 18 सीट हो गया। और पिछले बार भाजपा को मतलब वहाँ कांग्रेस को इस बार कांग्रेस को वहाँ 6 सीटें आई है, जो पिछले बार कांग्रेस को वहाँ मतलब 8 सीटें थी, वो कांग्रेस 2 माइनस में चला गया है। हाँ जी। अब हम आ जाते हैं तमिलनाडु की बात करते हैं। तमिलनाडु में विशेषकर जैसे हमारे राजनीतिक विश्लेषक अरुण बाबू बताए हैं और भी विस्तार से वो बताएंगे ही। तमिलनाडु में आप देखते ही जाएगा, काफ़ी समय से तमिलनाडु में निश्चित रूप से जो फिल्म दुनिया से जुड़े हुए एक्टर लोग हैं वही लोग किसी न किसी रूप में सत्ता में आते रहे हैं। तो इस बार भी मतलब एक नए जो फिल्म एक्टर ही थे विजय,
वो आए हैं, वो टीबी के उनका जो दल टीबी के, उनका गठन मात्र 2 साल पहले हुए किए थे, और 2 साल पहले गठन किए और इसके बाद 160 सीट ले आए। हालांकि उन्हें बहुमत नहीं है, बहुमत के लिए उन्हें किसी न किसी गठबंधन से मतलब संपर्क करना पड़ेगा और उनका सहयोग लेना पड़ेगा, जिसमें वहाँ 2 गठबंधन, अन्ना द्रमुक है, अन्ना द्रमुक को मतलब 53 सीट है, अन्ना द्रमुक को भी इस बार वहाँ नुकसान हुआ है 25 सीटों का, और उसमें द्रमुक है, द्रमुक मतलब जो द्रमुक को 65 सीटें हैं, द्रमुक को वहाँ काफ़ी नुकसान हुआ, द्रमुक को 91 सीट का वहाँ नुकसान हुआ द्रमुक को। लेकिन अब द्रमुक, अन्ना द्रमुक और कुछ अन्य सीटें हैं, उसको मिला करके कांग्रेस को जो विजय हैं उनको किसी न किसी से सहयोग लेना ही पड़ेगा, तभी सरकार बना पाएंगे। अब जहाँ तक केरल की बात करते हैं, तो केरल में वामपंथ सरकार, काफ़ी दिनों से वामपंथियों का कब्जा था, उस पर कांग्रेस गठबंधन का जो यूडीएफ है वो अप्रत्याशित जीत इस बार जो है से उसको 102 सीट मतलब आया है, जो 102 सीट मतलब प्लस उसमें 61 सीट उसको प्लस हुआ है, और जो एलडीएफ है 35 सीट पर मत आकर के सिमट गई है, उसे 59 सीटों का नुकसान हुआ है। हाँ कांग्रेस जी, तो वहाँ कांग्रेस केरल में सफल हुई है और बाद बाकी जगह कांग्रेस को झटका ही लगा है, कांग्रेस को नुकसान ही हुआ। चलिए, तमिलनाडु की बात कर रहे थे और इसमें अब जो है विजय थलपति को अपनी सरकार बनाने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए उनको अभी भी कुछ सीटों की ज़रूरत है। किसके साथ मर्ज करेंगे, ये अभी बहुत बड़ा सवाल उठ गया है। चलिए जानते हैं इसका विश्लेषण हमारे राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अरुण कुमार से। देखिए, विजय के जो पिता हैं चंद्रशेखर, उन्होंने कांग्रेस के साथ अपने गठबंधन की बात की है, लेकिन कांग्रेस को सीट उतने नहीं है कि उससे मेजॉरिटी पूरी हो सके, और भी दूसरे दलों को लेना होगा। मुझको ऐसा लगता है कि विजय और उनकी जो पार्टी है वो 108 सीटों पर चुनाव जीती है, और एक विन विन पोजीशन उनका है, इसलिए कि एक संसदीय शासन व्यवस्था में अल्पमत सरकारें भी चलती हैं, माइनॉरिटी गवर्नमेंट भी चलती हैं, तो गवर्नर को जो सबसे बड़ा दल होता है उसी को गवर्नर को ये करना पड़ता है, निमंत्रित करना पड़ता है। अगर कोई आदमी क्लेम नहीं कर रहा है तो हाँ, तो वो जो है सो बड़ा दल होता है। तो अगर ये किसी से अभी समझौता नहीं भी करते हैं और सरकार अगर अपनी बना लेते हैं, तो जब फ्लोर पर टेस्ट होगा कि भाई इनको मेजॉरिटी है कि नहीं है, तो उसमें अन्ना डीएमके वॉकआउट कर जा सकती है, क्योंकि मुख्य रूप से डीएमके इनके साथ नहीं आएगी, इसलिए कि ये डीएमके के खिलाफ चुनाव लड़के आए हैं। अन्ना डीएमके सत्ता में नहीं थी, इसलिए जो सत्ता में होता है उसके खिलाफ चुनाव होता है। तो चुनाव डीएमके के साथ लड़के आए हैं, इसलिए किसी भी तरीके से डीएमके के साथ इनका कोई समझौता होगा, जैसी बात कहीं कहीं अखबारों में आ रही है, मुझको ऐसा नहीं लगता है, वो बिल्कुल अनइथिकल होगा। लेकिन अन्ना डीएमके के साथ हो सकता है, लेकिन ये भी ध्यान में रखना होगा कि अन्ना डीएमके एनडीए में है, और एनडीए में ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ एक ही सीट जीत पाई है इस बार, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसमें शामिल है, और विजय भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी बोलकर चुनाव में गए थे। इसलिए मुझको ऐसा अपना लग रहा है कि सबसे बड़े दल होने के नाते गवर्नर उनको इनवाइट करेंगे, और गवर्नर के इनविटेशन का मतलब है कि केंद्र सरकार की भी उसमें सहमति होगी गवर्नर के माध्यम से, और वो मुख्यमंत्री बनेंगे। और अन्ना डीएमके जिस समय फ्लोर टेस्ट होगा उस समय अन्ना डीएमके बाहर भी चली जा सकती है या उनको सपोर्ट भी कर दे सकती है, और इस तरह से उनकी सरकार, अल्पमत की सरकार चल सकती है। और ये भी संभावना हो सकती है कि एक स्ट्रेटेजी के तहत एनडीए उनको बाहर से समर्थन भी दे दे, तो बाहर से भी समर्थन दे देता है तो ये हो जा सकता है। तो एक ये स्थिति है। देखिए, एक चीज़ है कि वहाँ पर भी जो तमिलनाडु के अंदर सबसे बड़ा जो अभी मामला आ रहा है वो ये है कि द्रविड़ पार्टियों का वर्चस्व वहाँ पर समाप्त हुआ है, और ये जो होने जा रहे हैं, ये जो विजय जो होने जा रहे हैं, विजय क्रिश्चियन हैं, वो द्रविड़ियन नहीं है, लेकिन उन्होंने एक रखा है अपना जो इलेक्शन कैंपेन वो चला रहे थे, उसमें अपने को उन्होंने द्रविड़ फ्रेमवर्क में रखने का प्रयास किया है। जैसे उन्होंने पेरियार की बात कही है, उन्होंने अन्नादुराई की बात कही है, उन्होंने एमजीआर की बात कही है, उन्होंने जयललिता की बात कही है। तो एक तरह से वो समझ रहे हैं इस बात को कि द्रविड़ मूवमेंट से या द्रविड़ फ्रेमवर्क से अलग अगर हम होंगे तो हम यहाँ तमिलनाडु में नहीं हम राइज कर सकते हैं। लेकिन
इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि वो द्रविडियन नहीं है, वो जो है सो क्रिश्चियन है। उनका नाम भी है जोसेफ विजय चंद्रशेखर। तो एक तो ये तमिलनाडु में बड़ी रोचक स्थिति बनी हुई है और उसको हम लोग देखेंगे। अच्छा, ये इसी बीच में मैं जानना चाहती हूँ, हालांकि अभी संदर्भ नहीं है, लेकिन अन्नामलाई तमिलनाडु से गए, अगर वो होते तमिलनाडु में तो वर्तमान चुनाव पर क्या असर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अन्नामलाई को वहाँ का अध्यक्ष बनाया था। अन्नामलाई एक आईपीएस, तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी थे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने में उनका बहुत संघर्ष करके वो स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने प्रश्न था कि क्या अकेले वो जाएं या फिर किसी पार्टी के साथ गठबंधन करें। तो वो डीएमके के साथ उनका गठबंधन हो नहीं सकता था, वो तो इंडिया ब्लॉक के साथ हैं। और प्लस जो डीएमके जो बात कह रही थी, जो उत्तर और दक्षिण में विभाजन की बात जो करती है, वो हिंदी के अगेंस्ट में जो बात करती है, वो जो है सो सनातन के खिलाफ जो वो अनाप शनाप उसका प्रलाप होता है, तो उससे भारतीय जनता पार्टी किसी भी स्थिति में स्टालिन के साथ नहीं जा सकती थी। इसलिए वह बड़ी शिद्दत से लगी हुई थी कि अन्ना डीएमके के सभी फैक्शन को एक साथ कर सकें। लेकिन उसमें भी वो कामयाब नहीं हो पाई जब तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री पनीर सेल्वम में जो अन्ना डीएमके को छोड़ के डीएमके के साथ चले गए। और पलानी स्वामी जो हैं, पलानी स्वामी जो मुख्यमंत्री के एनडीए के कैंडिडेट थे, हालांकि वो चुनाव जीते हैं, तो वो एक तरह से अन्ना डीएमके के अकेले वो पोस्टर बॉय हो गए और भारतीय जनता पार्टी और दूसरी कुछ छोटी पार्टियां जो हैं उनके साथ हो गई थी। तो हमने देखा है कि वो अन्ना डीएमके तीसरे नंबर पर चली गई। यानी अन्ना डीएमके का जो वोट था, जो अन्ना डीएमके को जा रहा था, वो वोट्स जो है सो जो उसके वोटर थे उन लोगों ने समझा कि हम इनको सत्ता में नहीं ला सकते हैं, इसलिए एक नए फेस को लाना चाहिए। ये लोग लड़ाई में लगे हुए हैं सारे लोग। जो जयललिता के मरने के बाद जो अन्ना डीएमके है उसमें कई फैक्शंस हो गए हैं। दिनकरन का फैक्शन है और भी कई फैक्शंस हैं। तो उन लोगों ने इसको किया। तो हमको ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से ये तमिलनाडु की ये स्थिति बहुत होगी। हाँ, भारतीय जनता पार्टी, हमको ऐसा लग रहा है चूँकि वो जो उनको हटाया गया था, अन्नामलाई को जो हटाया गया था, वो पलानीस्वामी के दबाव में हटाया गया था। और भारतीय जनता पार्टी को जो 27 सीट तमिलनाडु में दी गई थी पलानीस्वामी द्वारा, वो सब सीट वैसी ही थी जो बिहार में राजद कांग्रेस को देती है, यानी हारने वाली सीट दी थी। और यही कारण हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी किसी तरीके से एक सीट वहाँ जीत पाई है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से अन्नामलाई को एक बार फिर से वो लाइमलाइट में लाएगी और पार्टी को उनको चलाने का मौका मिलेगा। जहाँ तक बंगाल का सवाल है, अभी चर्चा हो रही थी, तो बंगाल में मुझको ऐसा लगता है कि जो बंगाल के चुनाव का जो मैनेजमेंट टीएमसी के तरफ से कर रहे थे, वो उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी कर रहे थे। और अभिषेक बनर्जी जो हैं वो ममता बनर्जी कभी नहीं हो सकते हैं। तो अभिषेक बनर्जी ने जिस तरह से कैंपेन को चलाया, वो एक तरह से निगेटिव कैंपेन था, जिसमें कि वो बिल्कुल व्यक्तिवादी हो गए। अमित शाह या प्रधानमंत्री या और दूसरे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के धमकी देने की बात किया, जिसको कि बंगाल की जनता ने पसंद नहीं किया। दूसरी बात यह है कि भवानीपुर में भी चर्चा कर रहे थे। देखिए, ये बहुत बड़ा जोल्ट है कि भवानीपुर जो भद्रलोक का बिल्कुल केंद्र है, वहाँ से ममता बनर्जी 15,000 से भी ज़्यादा वोटों से हार गई। जबकि हम लोग ये सोच रहे थे कि चूंकि वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ ही रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, तो यहाँ के भवानीपुर के लोग सोचेंगे कि भाई वो तो चुनाव वहाँ जीत ही रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ कम से कम उनकी इज्जत रखें। और मुख्यमंत्री हैं तो मुख्यमंत्री, सिटिंग मुख्यमंत्री चुनाव हार जाए, पिछले बार भी वो हारी थी। पिछले बार भी आपको याद होगा कि भवानीपुर में भाई वहाँ नंदीग्राम में जाके वो, और यही शुभेंदु अधिकारी ने उनको हराया था। तो शुभेंदु अधिकारी से 2-2 बार उनका हार जाना, ये ममता बनर्जी का जो पर्सनालिटी है उसमें बहुत सारा, ठीक है कि अभी जो चुनाव होंगे उसमें वो किसी दूसरे चुनाव में खड़ी होकर जीत भी जा सकते हैं, लेकिन ये नुकसान हो। इतनी बात हो गई है तो एक ओपिनियन, चूंकि आसाम का चुनाव इतना स्मूथ रहा कि लोग उसके बारे में चर्चा ही नहीं कर रहे, वो हवा मिठाई की तरह गोल कर दिया हेमंता बिश्व शर्मा ने इसको। लेकिन चाहूंगी कि एक बार चर्चा कर दें कि कांग्रेस की जो दुर्गति आसाम में हुई है उस पर क्या।
देखिए, कांग्रेस को तो अब ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस जो है सो एक नेशनल पार्टी है, और नेशनल पार्टी हो के और आसाम को उसने बहुत दिनों तक रूल किया है। तो वहाँ अभी जो गौरव गोगोई हैं, उनके पिताजी जो थे वहाँ लंबे समय तक मुख्यमंत्री वो रहे, इसके पहले भी कांग्रेस के लोग रहे। लेकिन उसकी स्थिति ये हो गई हुई है कि वो सिर्फ मुस्लिम बहुल क्षेत्र में इस बार चुनाव जीत पाई, और जो 19 सीट उसने जीता है उसमें से 18 मुसलमान जीत कर आए हैं। तो कहने का मतलब है कि उनको एक तो मुसलमानों की पार्टी अब एक तो कहना थोड़ा सा ये होगा कि मुसलमानों की पार्टी है, लेकिन उनको सोचना होगा कि एक नेशनल पार्टी अगर आसाम जैसे प्रदेश में जाकर और सिर्फ उसको मुस्लिम कैंडिडेट को देना पड़ता है मुस्लिम क्षेत्र में, अगर हो सकता है कि वो मुस्लिम क्षेत्र में किसी दूसरे को देते तो चुनाव हार जाता, लेकिन मुस्लिम क्षेत्र में मुस्लिम उम्मीदवारों को देकर आपने जीता, एक ही हिंदू उम्मीदवार उनका जीता है। तो ये कांग्रेस के लिए बहुत चिंता की बात है कि आप अपने को कहाँ लेते चले जा रहे हैं। अगर आप पर ये जो भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि हम, जो कि बंगाल में उसने इस बात की कोशिश की और सफल भी रहा, कि आपको साबित कर रही है पूरे हिंदुस्तान में कि अब कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की पार्टी हो रही है, कांग्रेस पार्टी चीन के समर्थक पार्टी हो रही है। तो ये जो मैसेजिंग जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसको काउंटर अगर आप नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी स्थिति जो है सो दिन प्रतिदिन खराब होती चली जाएगी। एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट के लिए हमारे वरिष्ठ पत्रकार की तरफ, क्योंकि उन्होंने मुद्दा उठाया कि फ्री बीज अगर हम बंगाल, असम, पुडुचेरी, तमिलनाडु जहाँ पे भी देख लें, क्योंकि थलपति विजय ने भी 8 ग्राम सोने का जो है वो एक लुभावना ऑफर दिया है तमिलनाडु की महिलाओं के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारी फ्री बीज हैं, लेकिन फ्री बीज एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आपने इसकी शुरुआत की और हर पॉलिटिकल जितने भी चुनाव होते हैं उसका ये अभिन्न हिस्सा बनती जा रही है। ये किस तरह की राजनीति की तरफ ले जा रही है, क्या ये चिंता का विषय है? इसके बारे में बताएंगे हमारे वरिष्ठ पत्रकार। जी, निश्चित रूप से आपने कहा कि अब जो सरकार बनाने के लिए जो भी पार्टियां हैं, लोगों को फ्री चीज़ें देने का एक आश्वासन, प्रलोभन दे करके अब वोट को प्रभावित करती है। खासकर जो गरीब जाति के लोग, गरीब वर्ग के लोग हैं, वो प्रभावित हो जाते हैं। अब अभी बताया, अब तमिलनाडु की बात ही आपने बताया, 8 ग्राम सोना, जो गरीब लोग होंगे उनके परिवार की लड़कियों की शादी में 8 ग्राम सोना और 1 लाख रुपया दोनों देने का उन्होंने वादा किया और सबको प्रभावित कर दिया। एक तो जो वहाँ सरकार थी, चाहे पहले से जो दल थे, उनके विरोध में भी जो लोग रहे होंगे और नए ये बनाए हैं, उभरे, और लोगों को एक तरह से अलग का आश्वासन दिया जिसको लोगों ने स्वीकार किया और उसमें वो आए। तो इस तरह आप देखे हैं, जब पहले मध्य प्रदेश में भी हुआ करता था, वहाँ भी कौन लाडली लक्ष्मी योजना, उसी का अनुकरण करके यहाँ दिया गया। बिहार में भी हुआ, तो बिहार में मगर लड़कियों को साइकिल योजना के तहत साइकिल उपलब्ध सरकार ने कराया, तो वो तो एक बहुत बड़ा काम किया। लड़कियां जो पढ़ने नहीं जाती थी वो पढ़ने के लिए गई, लेकिन अब बिजली फ्री, अनाज फ्री और ये सब फ्री कर के जो प्रलोभन दे करके सरकार बनाई, तो यह निश्चित रूप से इसका कुप्रभाव आगे भी पड़ेगा। अगर योजनाओं से जब भी कोई सरकार अब पीछे नहीं हटना चाहेगी, अगर पीछे हटेगी तो हो सकता है उसका कुप्रभाव, हाँ, जनता से ज़्यादा पैसा जीतने, हाँ, जनता से ज़्यादा अब देखते ही होइएगा जब भ्रष्टाचार कितना बढ़ रहा है। आप फ्री की चीज़ें तो दे रहे हैं, भ्रष्टाचार पर कंट्रोल करने की बात कोई नहीं करते, भ्रष्टाचार पर कंट्रोल करने का वादा कोई नहीं करते। बिहार में ही देखिए, जीरो टॉलरेंस की बात हो रही है, लेकिन भ्रष्टाचार आसमान पर है, व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार है, जो आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं उस तरह का भ्रष्टाचार है। तो ये क्या है? सरकार जो बना रही है, जो पार्टियां इस तरह से चल रही है, ये बहुत दिनों तक नहीं होगा, और आगे जाकर के अगर भ्रष्टाचार पर आप काबू नहीं पाते हैं, इसी तरह प्रलोभन दे करके जाइएगा, तो सिर्फ वोट के समय ही लोग प्रलोभन दे करके आपको कुछ इधर उधर कर सकते हैं, बाद बाकी आपके विरोधी लोग सड़क पर उतर सकते हैं। इसलिए काम भी होना चाहिए, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण भी होना चाहिए। एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, चूंकि ये मुद्दा थोड़ा सा गर्मा गया है अभी, तो छोटा सा ही एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट हम हमारे राजनीतिक विश्लेषक से भी जानना चाहेंगे, क्योंकि एक मुद्दा आप भी हमेशा से उठाते रहे हैं कि बिना पैसे वाले अब चुनाव नहीं लड़ पाते, बिना लुभावने ऑफर दिए वाले चुनाव जीत नहीं पाएंगे भविष्य में। मानते हैं इस बात? नहीं, ये तो हो ही गया है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़, जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज है, उसी के टिकट पर आज भारतीय जनता पार्टी का टिकट लेने के लिए क्यों बेचैनी होती है। आज बिहार के अंदर आरजेडी का टिकट लेने के लिए क्यों बेचैनी होती है? इसलिए कि लोग समझते हैं कि साहब इसमें एक तो एक बड़ा समूह इसके मदद में होता है एक वोटर के रूप में, और दूसरा होता है
पैसे का मदद। तो इसलिए अब इंडिपेंडेंट, जैसे पहले होता था कि बहुत सारे इंडिपेंडेंट्स भी चुनाव जीता करते थे, लेकिन आप देखिए कि अब इंडिपेंडेंट्स की संख्या बिल्कुल एकदम घटती हुई चली गई है और बल्कि न के बराबर हो गई हुई है। तो इसका सबसे बड़ा कारण वही है कि ये राजनीतिक दलों के भीतर एक अंडरस्टैंडिंग है भारतवर्ष में कि हम लोग इसको महंगा करते जाएं चुनाव को। अगर चुनाव महंगा होता जाएगा तो नेचुरली जो कॉमन मैन है वो चुनाव नहीं लड़ सकेगा, उसको कहीं ना कहीं जाकर पॉलिटिकल पार्टी के चरणों में, पॉलिटिकल पार्टी के चरणों का मतलब पॉलिटिकल पार्टी के जो हाई कमांड हैं, वो जो भी हो, सबका हाई कमांड होता है, तो जो हाई कमांड होगा उनके यहाँ शरणागत आपको होना पड़ेगा। तो आपने देखा, कल ही आपने देखा होगा कि कल खुशी का माहौल था, लेकिन पार्टी के अध्यक्ष प्रधानमंत्री को माला पहनाने जा रहे थे और प्रधानमंत्री ने उस माला को अपने न पहनकर उन्होंने अध्यक्ष को पहना दिया। वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन फिर वो पीठ पर उनके थपथपाने लगे। तो ये प्रधानमंत्री पार्टी अध्यक्ष सुप्रीम होता है। वो ठीक है कि वो 45 वर्ष के आदमी हैं और ये 72, 74, 75 साल के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उस तरह से पीठ ठोकना वो थोड़ा सा नहीं लगा। लेकिन क्यों पीठ ठोके? इसलिए पीठ ठोके कि उनको उन्होंने बनाया है, यानी हाई कमांड वो दर्शाना चाह रहे थे कि भाई भारतीय जनता पार्टी में हाई कमांड आज के दिन में जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी हैं, वही हाई कमांड हैं, और जो लोग भी हैं उनको पीठ थपथपाने का उनको अधिकार मिला हुआ है। तो ये कहने का मतलब कि एक उदाहरण मैंने, चूँकि कल घटना घटी थी इसलिए दे दिया है। ये सभी आपने देखा होगा कि किस तरह से कहा कि इसने, जो आसाम के मुख्यमंत्री हैं, वो जब कांग्रेस में थे तो किस तरह से वो राहुल गांधी के यहाँ गए हुए थे और उनका कहना था कि राहुल गांधी ने जो प्लेट हमको बिस्कुट के लिए दिया था उसमें से उनका कुत्ता भी बिस्कुट निकाल के खा रहा था और वो चाहते थे कि हम भी उसी में से बिस्कुट निकाल के खाएं, यानी वो कुत्ते के पैरेलल में हमको समझ रहे थे। तो ये स्थिति सभी पार्टियों में उस तरह की है। तो ये जो आप कह रही हैं वो बहुत बड़ी बात है कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज के ही शरणागत होकर कोई काम करेगा तो फिर कोई इंडिविजुअल कितना ही अच्छा क्यों ना हो, वो चुनाव नहीं लड़ सकता। ठीक है, तो ये चर्चा बहुत लंबी चल सकती है क्योंकि अभी नया जो है वो चुनाव का इतना बड़ा परिणाम आया और इतना अलग मैंडेट जो है वो जनता ने अपना प्रस्तुत किया है। लेकिन इस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। आपकी क्या ओपिनियन है, बाकी मामलों को छोड़ देते हैं। फ्री बीज के ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा, ताकि आपके कमेंट के हिसाब से हम फ्री बीज के ऊपर एक अलग चर्चा रखेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। आप लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।